आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो कृपया करके प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उस एपिसोड को देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगी। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि लाइफस्टाइल में आपकी 5 चीज़ें आती हैं: मोशन, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, रेस्ट और रिकवरी। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम न्यूट्रिशन को कवर करेंगे। अब अगर न्यूट्रिशन की एक बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो वो ये कहती है कि न्यूट्रिशन इज़ अ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड टू सस्टेन लाइफ। इसका मतलब यह है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इस एनर्जी से वो अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं। अगर वो फूड नहीं कंज्यूम करेंगे, उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी एंड दे विल डाई। तो जादू नहीं है, सब कुछ साइंस है और आज हम इसी प्रोसेस के इन डेप्थ में समझेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने इस प्रोसेस को, इस एपिसोड को अगर आज आपने अच्छे से देखा, सुना, समझा, जाना, तो इसके बाद में आप अपने लिए खुद एक डाइट प्लान एटलीस्ट बनाना सीख जाएंगे। आपका न्यूट्रिशन भले ही बाकी जो एनिमल्स हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे अलग हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल्स हमेशा सेम रहते हैं। तो इसलिए एकदम फंडामेंटल से शुरू करते हैं और फंडामेंटल्स जो होते हैं वो सेल से शुरू होता है। तो देखिए, जैसे कोई भी इमारत होती है वो आपकी बनी किस चीज़ से होती है? एक ईंट होती है, ईंट के ऊपर फिर आप और दूसरा ईंट रखते हैं और फिर ईंटों से दीवार बनती है और दीवार से फिर आपका और दीवारें बनती हैं और उससे एक बिल्डिंग, इमारत खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार आपकी बॉडी में एक फंडामेंटल यूनिट जो होती है जिसको हम बोलते हैं सेल। और अगर कभी आपने बचपन में पढ़ा होगा बायोलॉजी या केमिस्ट्री में, तो एक सेल जो होता है, सेल इज़ द मोस्ट एसेंशियल यूनिट ऑफ लाइफ, या एक जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि सेल्स से ही बनते हैं आपके टिश्यूज़ और फिर टिश्यूज़ से बनते हैं आपके ऑर्गन्स और मसल्स, आपकी हड्डियाँ, सारी चीज़ें, हर चीज़ आपकी बॉडी में जो होती है बनी होती है सेल्स की। और एक सेल जो होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है और एक जो लिविंग सेल होता है, इट्स अ बेसिकली अगर आप उसको देखें तो इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और वो सेल्फ सफिशिएंट होता है। सेल्फ सफिशिएंट की उसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, आपका न्यूक्लियाई होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इन सब चीज़ों को हमको ज़्यादा विस्तार से नहीं जानना है, बट माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा कि इट्स ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कि आपके सेल्स में जो न्यूट्रिशन होता है या जो फूड होता है वो जब आपके सेल्स में जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब इन सेल्स तक जो ये फूड पहुंचता है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होता होगा कि उस खाने का होता क्या है। तो पहले एक वो प्रोसेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंसेप्ट जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगे आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें समझना चालू हो जाएंगी। आप जब भी खाना खाते हैं तो जो प्रोसेस होता है डाइजेशन को, वो आपके माउथ से शुरू होता है। तो आप क्या करते हैं? आप खाना खाते हैं, भले कोई भी खाना हो, छोले भटूरे या दाल पूरी, सब्जी भाजी, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, आप सबसे पहले उस खाने को खाते हैं, उसको च्यू करते हैं और जैसे ही आप खाने को च्यू करते हैं तो वहाँ से ही खाने का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद में वो खाना जो होता है एक बोलस के फॉर्म में आपके एसोफेगस से आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है, फिर वहाँ पे आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाता है और वहाँ से फिर जो बचा हुआ खाना होता है वो आपका एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर आ जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को लगभग लगते हैं 48 से 72 घंटे। तो कोई भी खाना जब आप खाते हैं तो 48 से 72 घंटों के अंदर ये पूरा आपका डाइजेशन का प्रोसेस फिनिश हो जाता है। अब जब आप खाना खाते हैं तो खाना जब आप च्यू करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो खाने को ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। उसके बाद वो जो खाना होता है उसका ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन किस में होता है? देखिए, आपने कभी एक लेस का पैकेट लिया होगा या कोई भी पैकेट जो आप खरीदा हुआ खाना लेते हैं, उसके पैकेट पे पीछे आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक लेबल होता है, न्यूट्रिशन का लेबल। और उस न्यूट्रिशन के लेबल पे देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं। जनरली उसमें क्या लिखा होता है? कैलोरीज लिखी रहती हैं। उसके बाद में उसमें प्रोटीन लिखा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स लिखा होता है, फैट लिखा होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, ट्रांस। उसके बाद में फिर कुछ और केमिकल्स होते हैं, कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, कुछ और मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई भी खाना आप खाते हैं तो जनरली उन खाने में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और इन चीज़ों को अगर मैं डिवाइड करूं तो इनको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स
और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो जो शब्द है इसका मतलब ही होता है बड़ा, तो कोई भी चीज़ जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं उसको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और कोई भी चीज़ जब हम छोटी क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अब अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जनरली 5 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और वाटर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें आपके आ जाते हैं विटामिन्स और मिनरल्स, तो A, B, E, D, K वो सारी विटामिन्स आ जाती हैं। और उसके बाद में फिर आपके मिनरल्स आ जाते हैं जो कि आपके जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीज़ें आपके मिनरल्स आ जाते हैं। और बॉडी में इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जो खाना था पहले वो क्या था, आपके लिए बर्गर था या लच्छे एक चपाती थी या राइस था, लेकिन जैसे वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो खाना ब्रेक डाउन किस चीज़ में हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, फैट जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड्स के फॉर्म में, और प्रोटीन जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में। और ये जो तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये अलग अलग तरीके से बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और स्टोर होते हैं। तो पहले ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। तो अब जब भी आप खाना खाते हो तो उसमें आपको जैसे ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, राइस होता है, इन सब चीज़ों में आपको ज़्यादातर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 कैलोरी। और एक बार मैं यहाँ पे बता दूँ कि कैलोरी जो होती है इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि आप किसी भी खाने को अगर गर्म करते हैं तो उसमें से एक हीट निकलती है, उस हीट को हम मेजर करते हैं जूल्स के फॉर्म में। वैसे ही जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, उस खाने को बर्न कर रही है। तो उस खाने को बर्न करने के बाद में जो एनर्जी मिलती है उसको हम मेजर करते हैं कैलोरीज के फॉर्म में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 एनर्जी, 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो जो भी आपने खाना खाया, लेट्स से राइस खाया, ग्रेन्स खाए, ऐसे कोई भी सीरियल्स खाए जो कि प्रीडोमिनेंटली जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में गए और वो आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। और बॉडी जो होती है वो ग्लूकोज को या तो आपके ब्लड स्ट्रीम में स्टोर करती है, या आपके मसल ग्लाइकोजन में स्टोर करती है, या आपके लिवर ग्लाइकोजन में स्टोर करती है। तो पहले हम ग्लूकोज का स्टोरेज समझ रहे हैं, ध्यान रखिए। अब ब्लड स्ट्रीम में जब ग्लूकोज स्टोर करती है बॉडी तो उसकी एक फाइनाइट कैपेसिटी होती है। कभी भी आपने देखा होगा कि आपकी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, वो आपका ब्लड शुगर लेवल चेक करता है। तो जनरली जब वो बोलते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल 70 to 110 या 90 to 140 ये है पोस्ट प्रांडियल, प्री प्रांडियल, अगर लेवल्स आपके चेक करते हो तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए 90 to 140 जो mg पर डेसीलीटर, ये जो है ब्लड शुगर जिसको हम बोलते हैं या ब्लड ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं, उसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं नॉर्मली, जो आपके नॉर्मल मेट्रिक यूनिट्स में अगर आप कन्वर्ट करते हैं ग्राम्स पर लीटर में, तो और आपका ब्लड की लगभग आपकी बॉडी में कैपेसिटी होती है 5 से 6 लीटर की। तो जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो आता है ब्लड शुगर का जो लेवल आता है वो होता है 4 से 6 ग्राम। इसका मतलब कि एक हेल्दी एडल्ट जो होता है उसके ब्लड में लगभग 4 से 6 ग्राम ब्लड शुगर होता है, यानी शुगर होता है, यानी ग्लूकोज होता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी बॉडी फिर थोड़ा जो ग्लूकोज होती है उसको एब्जॉर्ब करती है आपके लिवर में। सो एक हेल्दी जो यंग एडल्ट का लिवर होता है उसमें 60 से 100 ग्राम तक का आपका लिवर ग्लूकोज या लिवर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन मैं ये रिपीटेडली बोल रहा हूँ क्योंकि बॉडी क्या करती है, वो स्टोर कभी भी ग्लूकोज को डायरेक्ट नहीं करती है। जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है इट्स अ ग्लूकोज पॉलीमर जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का कन्वर्जन और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का कन्वर्जन बहुत ईजिली बॉडी कर पाती है, तो इसलिए वो हमेशा उसको ग्लाइकोजन की तरह से स्टोर करती है। तो दूसरी जो जगह हो गई वो हो गया लिवर ग्लाइकोजन। अब बॉडी उसके बाद में फिर तीसरी जो जगह हो गई वो हो गई मसल ग्लाइकोजन। तो जैसे लिवर ग्लाइकोजन की कैपेसिटी लाइक आई सेड हेल्दी एडल्ट में अप टू 60 to 100 ग्राम्स होती है, वैसे ही मसल ग्लाइकोजन की जो कैपेसिटी होती है वो रफली 1 से 2% आपका जो हेल्दी एडल्ट का टोटल बॉडी वेट होता है उसमें से आपका एक मसल मास मान के चलें तो मसल मास का 1 से 2% अप टू स्टोर करती है। तो एक उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ कि आप एक 70 किलो के इंसान हो और आपका 30 किलो मसल मास है, तो आपकी बॉडी मसल ग्लाइकोजन जो है 1 से 2% यानी कि बिटवीन 300 to 600 ग्राम तक का मसल ग्लाइकोजन स्टोर
कर सकती है। तो अब अगर मैं इनको टोटल कंबाइन करता हूँ तो मेरा लेट्स से 500 ऑन एन एवरेज मैंने मसल ग्लाइकोजन ले लिया, 100 मान लो कि मैंने लिवर ग्लाइकोजन ले लिया और 5 ग्राम यहाँ पे ले लिया ब्लड ग्लाइकोजन। तो अगर इसकी मैं पूरी कैपेसिटी मेजर करूँ तो लगभग 600 से 700 ग्राम मेरी बॉडी शुगर स्टोर करती है। और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करूँ तो आपकी बॉडी में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम लगभग 2400 कैलोरीज की कैपेसिटी होती है। तो आप ध्यान रखें कि ये कितनी कम कैपेसिटी। एक दिन में आदमी अगर सिर्फ इस पे रिलाई करे एज ए एनर्जी सोर्स तो एक दिन से ज़्यादा इंसान उसको ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो फिर दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है फैट। अब फैट जो होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, फैट जो होता है 1 ग्राम में आपको 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। अब फैट के कुछ सोर्सेज जैसे बटर हो गया, चीज़ हो गया, तेल, घी, ये सारी चीज़ें जो भी हम खाते हैं तो ये बॉडी ब्रेक डाउन करती है इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड लाइक आई सेड 1 ग्राम जो फैटी एसिड होती है वो आपको 9 कैलोरी प्रोवाइड करती है। फैट मोबिलाइजेशन जो होता है, फैट ऑक्सीडेशन होता है 1 ग्राम का, इट प्रोवाइड यू 9 कैलोरीज। और फैट का स्टोरेज जो होता है वो जनरली बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। नॉर्मली आपने सुना होगा सबकटेनियस और आपका फिर विसरल और फिर उसके बाद में मसल्स में इन द फॉर्म ऑफ IMTGs। सो फैट जो होता है वो आपका एक तो ऑर्गन्स में स्टोर होता है, फिर आपका जो आपका स्किन के अंडरनीथ में होता है, और फिर मसल्स में इन द फॉर्म ऑफ IMTGs। और इसकी कोई लिमिट नहीं है। और तीसरी चीज़ होती है प्रोटीन। अब प्रोटीन जो होता है इट्स नॉट ए एनर्जी सोर्स फॉर योर बॉडी पर से। प्रोटीन जो होता है वो जनरली होता है बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि जब आप प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन्स में ब्रेक डाउन हो जाता है अमीनो एसिड पूल में। और जनरली प्रोटीन स्टोर भी आपकी बॉडी मसल्स और इंटेस्टाइन्स में जो अमीनो एसिड पूल होता है वहीं पे स्टोर करती है। तो आपके मसल्स में प्रोटीन होता है थोड़ा बहुत और अमीनो एसिड पूल में स्टोर होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आई थिंक ये स्टोरेज और डाइजेशन का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया है। अगर समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। और प्रोटीन जो होता है वो 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी जो खाना होता है वो आपकी बॉडी को एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? क्योंकि उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और जिनसे हमें 449 कैलोरीज मिलती हैं। तो अगर मैं एक समोसा खाता हूँ तो मान लीजिए उसमें 250-300 कैलोरीज रहती हैं। अगर मैं फ्रूट्स खाता हूँ तो उसमें 50-60 कैलोरीज होती हैं। अगर मैं 100 ग्राम राइस खाता हूँ, अगर मैं रॉ एक मेजरमेंट लेके चलूँ तो उसमें 350 के आसपास में कैलोरीज होती हैं। सो इस तरह दुनिया में जो भी खाना हम खाते हैं उस खाने से हमको एनर्जी मिलती है। तो अब अगर हमको सिर्फ इतना पता चल जाए कि हमें रोज़ कितनी एनर्जी की ज़रूरत है और हमें कितनी एनर्जी खानी चाहिए, तो इससे हमारी पूरी जो वज़न बढ़ाने और घटाने की प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। और इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी बैलेंस बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं। तो और एक बार एनर्जी बैलेंस आपको समझ में आ गया तो आपके लिए डाइट प्लान बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि बॉडी में एनर्जी किस तरह से यूज़ होती है। लाइक आई सेड कि बॉडी सेल्स की बनी हुई होती है और हर एक सेल जो होता है उससे बनते हैं आपके टिश्यूज़ से बनता है आपका पूरा स्ट्रक्चर, बोन, ऑर्गन्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़। तो कोई भी ये टिश्यूज़ होते हैं या सेलुलर लेवल पे, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, दे आर एक्टिव, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनकी एनर्जी की नीड्स होती है। अगर आप हाथ भी ऐसे हिला रहे हो तो आपके हाथ में जो टिश्यूज़ होंगे, टिश्यूज़ में जो सेल्स होंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तभी तो आप ऐसे हाथ हिला पा रहे हो। और ये हाथ हिलाने के पहले मेरा ब्रेन उसको हाथ को इंस्ट्रक्शन देगा कि इसका मतलब मेरा ब्रेन भी कुछ ना कुछ एनर्जी यूज़ कर रहा है। वहीं मेरा हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है, तभी तो वो न्यूट्रिशन मेरे सेल्स तक पहुंच रहा है। सो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे ब्रेन जो होता है अप टू 20% आपकी टोटल एनर्जीज कंज्यूम करता है। जो आपकी दिन भर की मान लीजिए 2000 कैलोरी का एक स्टैंडर्ड इनटेक होता है रिकमेंडेड एडल्ट का, तो उसमें से अप टू 20% जो होता है वो ब्रेन आपका एनर्जी कंज्यूम करता है। उसी तरह से अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी आप इंडिविजुअली अगर देखने जाएं तो आपको मिल जाएगी कि हार्ट कितनी कैलोरीज कंज्यूम करता है एक दिन में, लिवर कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है एक दिन में, आपका किडनी, लंग्स, ये सारी जो ऑर्गन्स हैं इंक्लूडिंग आपके मसल्स, फैट, ये सारे टिश्यूज़ जो होते हैं ये सब बायोलॉजिकली एक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और ये कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करते हैं थ्रू आउट द डे आपको ज़िंदा रखने के लिए। तो
इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आप अगर गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सिर्फ टाइप करिए BMR कैलकुलेटर और आपको दुनिया भर के वहाँ पे फ्री में कैलकुलेटर्स मिल जाएंगी। अगर आपके पास में फिटर ऐप है तो फिटर ऐप में जाकर टूल्स में अगर आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको BMR कैलकुलेटर मिल जाएगा। वहाँ आप अपनी एज डालिए, वेट डालिए, हाइट डालिए, बॉडी फैट परसेंटेज डालिए, अपना जेंडर डालिए और आपको वो बता देगा कि आपका जो BMR है, यानी कि बुनियादी चयापचय दर, इतनी आपको बेसिक कैलोरीज चाहिए अगर आपको ज़िंदा रहना है, तो वो एक निकल के आ जाएगी। ज़्यादातर एडल्ट्स की जो कैलोरीज होती हैं, मेल अगर एडल्ट्स की बात करें तो 2000 से 3000 उनका BMR रहता है, या मान लीजिए 1500 से 3000 उनका BMR रहता है। अब BMR को अगर दूसरे ढंग से समझा जाए तो एक मान लीजिए कि आपके पास में एक कार है। कार को अगर चलना है तो उसमें आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा, डीजल डालना पड़ेगा, या इलेक्ट्रिसिटी डालना पड़ेगा, और हर कार में एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और BMR को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम कार हमारी हमने स्टार्ट की, कार अभी न्यूट्रल में खड़ी हुई है, तो न्यूट्रल में खड़ी है, आगे बढ़ रही है ना पीछे बढ़ रही है, उस स्टेट को हम बोलेंगे यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट। जहाँ पे आपकी बॉडी बस चित पड़ी हुई है, मूव नहीं कर रही है, तब भी कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी, क्योंकि आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है, किडनी फंक्शन कर रही है, लंग्स फंक्शन कर रहे हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स आप मूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये इनको एनर्जी कॉन्स्टेंटली चाहिए, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली डूइंग देयर वर्क। अंदर काम चल रहा है। तो जैसे आपकी एक खड़ी हुई गाड़ी है, अगर आप उसको ऑन करके छोड़ दें तो वो हो गया आपका BMR। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ करोगे नहीं, आप आगे भी जाओगे, पीछे भी जाओगे, मूव करोगे, लोगों से बातचीत करोगे, हाथ पैर हिलाओगे, एक्सरसाइज करोगे। इन सब चीज़ों में इंक्रीमेंटली थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कार है, अब न्यूट्रल में खड़ी थी तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रही थी, अगर आप उसको फर्स्ट गियर में डालोगे तो थोड़ी और एनर्जी कंज्यूम करेगी, सेकंड में डालोगे तो थोड़ी और एनर्जी कंज्यूम करेगी। ऐसे जितनी स्पीड से आप गाड़ी को भगाओगे उतनी जल्दी एनर्जी कंज्यूम करेगी। तो इन सारी एनर्जीज़ को अगर हम मिला दें कि एक तो मेरी बॉडी बेसिक स्टेट में पड़ी हुई है, अब मैंने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया, अब मैंने भागना चालू कर दिया, अब मैं तो जितना ज़्यादा मैं एक रेस्ट स्टेट से एक मूविंग स्टेट में ज़्यादा जाऊंगा, मेरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बॉडी की बढ़ती चली जाएगी। और इस टोटल एनर्जी को हम बोलते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब जो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि अगर आपको अपना वज़न बढ़ाना है तो आप अपने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलोरीज खाइए, और अगर आपको वज़न घटाना है तो अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से थोड़ी कम कैलोरीज खाइए। बस ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल बॉडी में बिल्कुल काम करता है। आप देखेंगे अगर आपकी कार की टैंक की कैपेसिटी 40 लीटर है, अगर आप उसमें 50 डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाता है। अगर आप उसमें 40 से कम डालेंगे तो हो सकता है कि कार डिस्टेंस जाने से पहले थोड़ा रुक जाए या रिजर्वॉयर हिट कर जाए। तो उसी तरह से अगर आप बॉडी में टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो आपका है, डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस के लिए, उससे अगर ज़्यादा कैलोरीज डालेंगे तो आपका पेट बाहर आ जाता है। इट्स अ सॉलिड फॉर्म ऑफ ओवरफ्लो। और अगर आप उससे कम खाएंगे तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपके जो रिजर्व फैट स्टोर्स हैं उनमें टैप इन करती है और उसको फिर बर्न करने की कोशिश करती है, या फिर उसको बर्न करना शुरू कर देती है। तो अब अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो देखिए, डाइट चार्ट बनाना बहुत ही सिंपल काम है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करिए। BMR जो कैलकुलेटर होता है उसी में अगर आप डाल देंगे कि मैं 6 से 7 बार एक्सरसाइज करता हूँ, तो वो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकाल के आ जाएगा। अब आपने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लिया, वहाँ मान लो कि आपकी 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट आ गई पर डे। तो जनरली मैं क्या करूँगा, अगर मुझे वज़न कम करना है, मैं 300 कैलोरीज कम करके 1700 कैलोरीज खाना शुरू कर दूंगा। या मुझे वज़न बढ़ाना है तो मैं 300 कैलोरीज बढ़ा के 2300 कैलोरीज खाना शुरू कर दूंगा। अब आप बोलोगे ये कैलोरीज तो समझ में आ गई, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ? तो याद है मैंने आपको बताया था कि हर फूड जो होता है वो एक अमाउंट में एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है, और उस फूड को आप कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं उससे डिटरमाइन होता है कि वो फूड आपको कितनी एनर्जी देगा। अगर एक एप्पल खाओगे तो हो सकता है आपको 65 कैलोरीज दे, वहीं 2 एप्पल्स खाओगे तो आप 130 कैलोरीज देगा। अगर आप 100 ग्राम राइस खाओगे तो आपको 350 कैलोरीज मिलेगी, वहीं आप 200 ग्राम राइस खाओगे तो आपको 750 कैलोरीज राइस मिलेगी। अब ये कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए
आपको इंटरनेट पे दुनिया भर के टूल्स मिल जाएंगे जिसको हम बोलते हैं फूड लॉगिंग टूल्स या डाइट लॉग या मैक्रो कैलकुलेटर्स। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे आपको बहुत सारे ऐसे डाइट टूल्स मिल जाएंगे जहां सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आप सेलेक्ट करें कि आपने खाना दिन भर में क्या खाया है और उसकी कितनी क्वांटिटी आपने कंज्यूम की है। वो अपने आप आपको बता देगा कि इस फूड में कितनी एनर्जी है, कितना मैक्रोज है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, क्या क्या उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और कितने आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये आप चाहें तो फिटर का भी एक डाइट टूल है जो कि आप टूल्स में जाएंगे, वहाँ पे आप डाइट टूल जाएंगे, वहाँ सिंपली आप ऐड बटन में ब्रेकफास्ट में क्या कंज्यूम कर रहे हैं उस खाने को आप रॉ वेट में डाल दें। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर आप कुक्ड फूड के मैक्रोस डालते हैं तो कुक्ड फूड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने पोहा खाया तो मैं पोहा अलग ढंग से बनाऊंगा, आप पोहा अलग ढंग से बनाओगे। जो कुक्ड फूड है उसमें हो सकता है आप 10 ग्राम डाल रहे हो ऑयल और मैं डाल रहा हूँ 5 ग्राम। तो कभी भी कुक्ड फूड के मैक्रोज जो होते हैं वो, या मैक्रोज और कैलोरीज होते हैं, वो हमेशा इनएक्यूरेट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए पोहा किस चीज़ से बनता है, आपका जो रॉ पोहा होता है उसका हमने अलग से डाल दिया, उसमें कितने ग्राम ऑयल डाला वो हमने अलग से डाल दिया, और उसमें कितने वेजिटेबल्स गए वो हमने अलग से डाल दिया। सो रैदर देन पुटिंग कुक्ड पोहे के मैक्रोस, हम क्या करते हैं, हम उसमें जो रॉ इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं उनके मैक्रोस हम डाल देते हैं, तो उसमें कैलोरीज ज़्यादा एक्यूरेट मिल जाती। तो ऐसे करके आप दिन भर में क्या क्या खा रहे हो, उसमें रॉ इंग्रेडिएंट्स कितने गए, उसकी आप क्वांटिटी अगर मेंटेन करोगे तो आपको बाद में एक फिक्स नंबर पता चल जाएगा कि आपने दिन भर में कितनी क्वांटिटी में फूड लिया, क्या आपकी कैलोरीज हुई, कितना आपको प्रोटीन मिला, कितना आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिला और कितना आपको फैट्स मिला। और ये जो क्वांटिटी होती है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट का रेशो जिसको बोलते हैं, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहला प्रिंसिपल तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहाँ पे कि अगर आप अपने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हो तो आपका वज़न बढ़ता है, वहीं अगर आप उससे कम करते हो कंज्यूम तो आपका वज़न कम होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोटीन, क्योंकि अगर आप प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में कंज्यूम नहीं करते हो तो आपकी बॉडी में रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो जनरली ये रिकमेंडेशन होती है कि कम से कम 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, जो कि आजकल गवर्नमेंट भी इस रिकमेंडेशन को काफ़ी प्रमोट कर रही है, वो बोल रहे हैं कि कम से कम 1 ग्राम पर बॉडी वेट आपका प्रोटीन कंजम्पशन होना चाहिए। तो अगर आप 70 किलो आपका वज़न है तो कम से कम 70 ग्राम आप प्रोटीन ज़रूर कंज्यूम करें। लाइक आई सेड, अगर प्रोटीन आप प्रॉपर ढंग से कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा, वज़न कम होगा, लेकिन आपकी रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। आप फैट की जगह मसल्स लूज़ करना शुरू कर देंगे और फिर उसका एक एडवर्स इफेक्ट आपकी स्किन पे, आपके बालों पे, आपकी इंटरनल जो वेलबींग है उस पर भी आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो कभी सबसे इंपॉर्टेंट हो गई आपकी कैलोरीज, दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई प्रोटीन, तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो गई आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं वेजिटेबल्स में। सो एक जनरल रिकमेंडेशन है कि जो भी आप डाइट प्लान बना रहे हैं उसमें कम से कम 200 से 300 ग्राम आप वेजिटेबल्स रोज़ का खाएं, क्योंकि देखिए आपको विटामिन्स चाहिए, आपको मिनरल्स चाहिए, और अगर आप ये कंज्यूम नहीं करेंगे तो सिर्फ एनर्जी बैलेंस या सिर्फ प्रोटीन से आपका कुछ नहीं होगा, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से भी बचना है। फिर आपके बाद में फिर इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई पानी, फिर आपकी एक्सरसाइज, और वो सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे बाद में एपिसोड्स में। बट आई होप इस एपिसोड में एटलीस्ट ये क्लियर हो गया है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं, उनमें कितनी कैलोरीज होती है, बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है, और किस तरह से हम अपना एक बेसिक डाइट प्लान बना सकते हैं। आई नो ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की है इस पूरे सेशन को जितना कंडेंस करने की। जनरली जब मैं सेमिनार्स लेता था तो ये पूरे सेशंस को कवर करने में ऑलमोस्ट 4-5 घंटे लगते थे। तो आई होप मैंने इसको जितना सिंपल कर सकता था कर दिया। देखिए कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है, और अगर आप एक एक कंसेप्ट को पढ़ने जाएंगे, सिर्फ अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन में, या सिर्फ आप फैट के क्लासिफिकेशन में जाएंगे, या सिर्फ आप प्रोटीन के बारे में डिस्कस करने लग जाएंगे, तो ये इनके ऊपर एक किताबें लिखी जा सकती हैं, इनके ऊपर एक खुद से एपिसोड्स बन सकते हैं। बट हमें उन पे पीएचडी तो करनी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अपना सिर्फ वज़न घटाना है, बढ़ाना है। हमारा प्राइमरी टारगेट क्या है कि भाई हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल में घुस जाएं और हमारी बॉडी जो है वो हमारा साथ दे बुढ़ापे तक। तो हमको पीएचडी नहीं करनी, हमको सिर्फ बेसिक्स जानना है,
और ये अगर बेसिक्स आपको समझ में आ गए, आपको अपना डाइट प्लान, ट्रेनिंग प्लान बनाना आ गया तो सेट। तो इसके साथ ही ये एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डालें, मैं कोशिश करूँगा उनका पर्सनल रिप्लाई करने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मेरे पहले एपिसोड पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से मैं ऐसे ही आपको वैल्यूबल थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, एंड मज़ा आता है मुझे करने में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।